अब देखो बच्चे, आज हमारा जो है वो सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3 है। सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3 हम मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जो है वो हम हमारा रोटेशनल मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको शुरू करने की तरफ जाएंगे। ठीक है। हम लोगों ने अभी जो पीछे बात मुकम्मल की थी वो हमने ये की थी, जब कभी भी हमारे पास कोई बॉडी दायरे में घूमती है तो हमने ये डिस्कस किया था कि उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन भी होती है और उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी होती है। जो लीनियर एक्सेलरेशन होती है उसका एक कंपोनेंट था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक कंपोनेंट था आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आपने पढ़ा था ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में आपने पढ़ा था कि ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा। एक तो ये फॉर्मूला था, एक आपने इसका वेक्टर वाला फॉर्म पढ़ा था एल्फा क्रॉस आर वाला। ठीक है, याद आ गया होगा। अब देखो आपको इसने क्या क्या निकालने के लिए दिया हुआ है और क्या क्या चीज इसने आपको यहां पे दी हुई है जिसको आपने करना है। कहते हैं अ कार इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर कर्व दैट हैज अ रेडियस ऑफ 50 मीटर। आपको रेडियस दे दिया। कहते हैं उसका स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड एंड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ दिस, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट। आपसे वो क्या निकालने को बोल रहे हैं? आपको वो एक्सेलरेशन निकालने को बोल रहे हैं। क्या एक्सेलरेशन के साथ उसने कहीं एंगुलर की टर्म यूज करी? नहीं करी। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन जो वो निकालने के लिए बोल रहा है कौन सी है? लीनियर है। और हमें ये बात पता है जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है, कैसे पता चला दायरे में घूम रही है? ये लिखा हुआ है बॉडी इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर कर्व। तो जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है उसके पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस का ए टी स्क्वायर। अभी पीछे हमने यही सब सारी चीजें साबित करी थी। अब अगर आपको एसी का वैल्यू चाहिए, एसी का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? एसी का वैल्यू आप निकालोगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर करके। वी कितना है आपके पास? 16। ऊपर हो जाएगा 16 का स्क्वायर, डिवीजन में आपके पास क्या आ जाएगा जनाब? 50 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा जनाबे वाला? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू उठ करके आ जाएगा यहां से आपके पास। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे देखो अब जरा। सिमिलरली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी तो थी, लेकिन मसला यह है कि सवाल वाले ने सवाल के अंदर ही हमें लिख के दे दी है। सवाल पढ़ो गौर से। क्या कह रहा है? इसका स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड है और आगे कहता है एंड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जनाब ये जो आपको एक्सेलरेशन दी हुई है यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। सर आपको ये चीज पढ़ के कैसे पता चला कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? हो सकता है ये सेंट्रीपिटल होती। नहीं। क्यों? मैंने आपको इसका डेफिनेशन पढ़ाया था ना, इसलिए मुझे पता चल गया। डेफिनेशन मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉडी के पास आती है टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज की वजह से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बॉडी के पास आती है टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो जुमला पढ़ो क्या कह रहा है। इसके पास जो स्पीड है वो 16 मीटर पर सेकंड है, यानी कि टेंजेंशियल स्पीड हो गई। एंड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, और ये स्पीड मुसलसल क्या हो रही है? बढ़ रही है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यानी कि हर सेकंड में स्पीड में 8 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। यानी कि टाइम टी इक्वल 0 पे अगर स्पीड 16 थी तो एक सेकंड के बाद स्पीड हो जाएगी 24, फिर एक सेकंड के बाद हो जाएगी 32, फिर एक के बाद हो जाएगी 40, फिर एक के बाद हो जाएगी 48। यानी कि हर सेकंड बॉडी की स्पीड में 8 मीटर पर सेकंड का क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो आपको एटी का वैल्यू इन्होंने डायरेक्टली क्या दे दिया? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे का काम आपका है। आप सिंप्लीफाई करोगे, यहां से आपके पास आंसर आएगा 256/50। फर्दर सॉल्व कर सकते हो उसे। ये आपको 8 ऑलरेडी पता है, इसमें लाके आप पुट करोगे अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस का ए टी स्क्वायर। सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास इसका आंसर आना चाहिए 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर इसका आना चाहिए। ये आपने करना है आगे। अब देखो अगला। कहते हैं द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस। बल्कि ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको छोड़ दो। क्योंकि इसके अंदर ये सर आपको कैसे पता चल गया ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं है? ये ऐसे पता चल गया क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है। ये ए लेवल के अंदर जो मैकेनिक्स का पार्ट होता है ये वहां का सवाल है। ठीक है। ये कंपाइल फॉर्म में गलती से यहां पे आ गया तो इसको आप छोड़ देंगे। ठीक हो गया। ये हमने छोड़ दिया। वो एक ही सवाल है, उसको आप कर लेना। उस जैसा एक सवाल मैं आपको और दे देता हूं।
बच्चे आपका जो होमवर्क है वो भी मैं यहीं से इसको डिफाइन कर देता हूँ और दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये समझ लो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और इसके अंदर आप यहाँ पे मान लेना कि आपके पास ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस आपको दिया हुआ है मिसाल के तौर पे 8 मीटर का, और इसका स्पीड आपको 16 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और आगे आपसे कह रहा है एंड इट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ, मिसाल के तौर पे इसको आप ले लेना, यहाँ पे आपको जो रेट दिया हुआ है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। देखो बच्चे जितने लोग बोल रहे हैं इसको दोबारा से रिपीट करने के लिए मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। आपके पास जो एक्सेलरेशन है ना, लीनियर एक्सेलरेशन, जब भी कोई बॉडी दायरे में घूमती है, इसकी लीनियर एक्सेलरेशन के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर एक, आपके पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमने लास्ट क्लास के अंदर जहां पे अपनी बात मुकम्मल की थी वो ये देखा था कि किस तरह आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मदद से आप टोटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको निकालनी होती है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 16 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ वी आपको कि जिस स्पीड से बॉडी दायरे में घूम रही है। रेडियस आपको दिया हुआ है 8 मीटर, आप पुट करोगे यहां से आपको एसी का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली आपको सवाल के अंदर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आपको डायरेक्टली दी हुई है। हमें कैसे पता चल रहा है कि यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? सवाल को पढ़ के, सवाल में कह रहे हैं कि ये स्पीड है और ये जो स्पीड है ये इस रेट से बढ़ रही है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? जब कभी भी टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो बढ़ेगा या कम होगा तो बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन आती है उसी को क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली वो रेट बताता है जिस रेट से टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो बढ़ता है या कम होता है। इस तरीके से आपका जो 80 है वो इस सवाल में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वी स्क्वायर बाय आर से आप अपना एसी निकालोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे और आपको टोटल लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब कोई ऐसा बाकी तो नहीं रहा जिसको यहां तक कोई मसला हो? सब समझ में आ गया? अब मेरा बेटा हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ना पढ़ने के लिए, वो हमारे पास आता है रोटेशनल मोशन का। अच्छा, रोटेशनल मोशन का ना बहुत थोड़ा सा पार्ट है जो कि इंक्लूड हुआ हुआ है। उस रोटेशनल मोशन के पार्ट पे जाने से पहले एक चीज हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? देखो हमने एक चीज स्टेब्लिश की थी कि यार जब कभी भी कोई बॉडी दायरे के अंदर मूव कर रही होगी, जैसे मान लो ये एक दायरा है और कोई भी हमारे पास एक बॉडी है जो कि बेसिकली क्या कर रही होगी मेरे बच्चे? ऐसे दायरे में घूम रही होगी, ऐसे दायरे में जा रही होगी। ठीक है, समझिएगा बात को जरा। कोई भी आपके पास बॉडी है जो कि दायरे में गोल 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 घूमती हुई जा रही है। देखो आपने अभी पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद एक चीज जो स्टेब्लिश कर ली मेरे बेटे, वो क्या स्टेब्लिश की है मेरे बच्चे? आपने ये चीज स्टेब्लिश कर ली कि जो भी कोई बॉडी दायरे में घूमती है उसके पास एक एक्सेलरेशन तो लाजमी होता है, भले वो उसका स्पीड बढ़ रहा हो या नहीं बढ़ रहा हो। अगर स्पीड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तब भी उसके पास एक एक्सेलरेशन लाजमी होगा, दैट इज टर्म्ड एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर हमने ये बात भी स्टेब्लिश कर ली कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। हमेशा कहां होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये बात अभी पढ़ के आए। अब यहां पे हमारे पास आता है एक छोटा सा पॉइंट, ये बॉडी यहां पर है तो इसका भी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा कहां होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे होगा। ठीक है सर, समझ में आने वाली बात है। अब देखो समझो यहां पे, अब आपको एक बेसिक बात ये पता है कि जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 है, न्यूटन अपने लॉ के अंदर ये बात कहता है कि जनाबे वाला F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन आएगा और फोर्स नहीं होगी एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। साथ में वो ये भी कहता है कि फोर्स जिस सिम्त में होगी उसी सिम्त में एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि नेट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज पैरेलल। ठीक है सर, समझ में आता है। अब आपने जब ये स्टेब्लिश किया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉडी के पास है जो कि दायरे में घूम रही है, इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही होगी? क्यों सर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आसमान से तो नाजिल नहीं हो सकती ना, कहां से आई है? किसी ना किसी वजह से आई है, और एक्सेलरेशन की वजह क्या होती है? फोर्स होती है। तो वो फोर्स जो बॉडी को दायरे में घुमाने की जिम्मेदार है, जिसकी वजह से बॉडी के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट अ बॉडी इन अ सर्कल। किसी भी दायरे में घुमाने की जिम्मेदार जो फोर्स है ना, वो आपके पास क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है।
सही है। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी के पास एक्सेलरेशन आती है, दैट इज टर्म्ड एज, कौन सी एक्सेलरेशन जनाब? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? वी स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखो यहीं से बन जाएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, तो ये बन जाता है आपके पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका भी जो डायरेक्शन होता है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। बेसिक बात है ना, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स का नाम भी दे रहे होते हैंगे। ठीक हो गया जनाबे वाला। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक बेसिक सी बातें थी। अब आगे चलते हैं और कुछ रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट जो है ना उसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो मेरा बेटा, रोटेशनल मोशन के अंदर जो है ना सबसे पहली चीज जो पढ़ने से ताल्लुक रखती है वो है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क क्या चीज है? टॉर्क के बारे में पहली चीज तो ये ध्यान में रखिएगा कि टॉर्क को हम रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स कहते हैं। टॉर्क इज टर्म्ड एज क्या? द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। टॉर्क इज टर्म्ड एज द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? कई दफा तो एग्जामिनर ये टर्म डायरेक्टली पूछता है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए। देखो, रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स का मतलब ये है, जो काम फोर्स लीनियर डोमेन में करती है ना वही काम रोटेशनल डोमेन में टॉर्क कर रहा होता है। सर मिसाल से समझाएं बात। देखो, आपने ये बात पढ़ी है कि किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। सिमिलरली किसी बॉडी पे टॉर्क अप्लाई करेंगे तो बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। आपने ये बात पढ़ी है कि बॉडी पे लगने वाली अनबैलेंस फोर्स जीरो हो जाएगी, तो बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगी और बॉडी मूव करेगी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी बॉडी पे लगने वाला अनबैलेंस टॉर्क जीरो हो जाएगा तो बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी और बॉडी रोटेट करेगी विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जो जो काम फोर्स का आप पढ़ के आए हो ना लीनियर डोमेन में, वो काम टॉर्क का है एंगुलर डोमेन में। फोर्स क्या करता है? पुश करता है, पुल करता है। टॉर्क भी यही काम करता है, टॉर्क रोटेट करता है या रोटेशन से रेस्ट में लेकर आता है। ठीक है। और सर और मिसाल बताएं। और मेरा बेटा, आपने एक चीज पढ़ी है जिसको आप कहते हो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अनबैलेंस टॉर्क अप्लाई करेंगे तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। फिर आपने यह भी पढ़ा था कि जब अनबैलेंस फोर्स जीरो हो जाएगी तो आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, जो आपको पढ़ाया गया था। सिमिलर पैटर्न पे अगर आपका अनबैलेंस टॉर्क जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। और भी चीजें हैं वो भी वक्त के साथ साथ आती चली जाएंगी। तो पहले तो हमने अभी टॉर्क को बुनियादी तरीके से डिफाइन कर दिया। आपने यकीनन इसकी और भी डेफिनेशन पढ़ी होंगी, ये मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, आर क्रॉस एफ होता है, लेकिन सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। टॉर्क है क्या? कुछ नहीं है, जो फोर्स है वही टॉर्क है। सर क्या दोनों का यूनिट सेम है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, काम के एतबार से बात कर रहा हूं। जो काम फोर्स करेगा वही काम टॉर्क करेगा। फोर्स जो काम लीनियर डोमेन में करेगा, टॉर्क वही काम रोटेशनल डोमेन में करेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जरा टॉर्क को फर्दर डिफाइन भी कर लेते हैं। टॉर्क क्या करता है? टॉर्क किसी भी बॉडी को रोटेट करने का सबब बनता है। क्या मतलब सर? मिसाल से समझाएं। देखो मिसाल, ये मान लो मेरे पास कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से मेरे पास एक कोई बीम अवेलेबल है। यहां पे एक कोई बीम अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है, ऐसे। और ये बीम जो है ना वो यहां से मिसाल के तौर पे कनेक्ट हुई हुई है और ये बीम रोटेट कर सकती है ऐसे, इस तरह से, मतलब ऐसे यहां से इस तरह से ये बीम क्या कर सकती है जनाब? रोटेट कर सकती है, ऐसे ऊपर नीचे जा सकती है। ये इसका पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट में ये रोटेट करेगी। सही हो गया, आपने देखा होगा ना ऐसे अक्सर बीम। अब यहां पे अगर मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूं, मान लो इस पॉइंट पे अगर मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दी, और से सुनना, अगर मैं इस पॉइंट पे क्या करता हूं, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो अल्टीमेटली ये ऊपर से क्या होगा? नीचे आ जाएगा उठ के। मतलब जाहिर ये ऐसे आ जाएगा, यूं हो जाएगी ये चीज उठ के, ये यहां से यूं आ गया। तो ये जो रोटेशन प्रोड्यूस हुई, ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, इस ये टॉर्क कहलाता है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टर्म्ड एज टॉर्क।
अब टॉर्क को मेरे बच्चे जब हम डिफाइन करते हैं, तो टॉर्क का हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आर क्रॉस ऑफ एफ। इसको जो है ना एफ क्रॉस आर याद नहीं करना, इसको आर क्रॉस एफ ही याद करना। एफ क्रॉस आर नहीं होता, ये आर क्रॉस एफ होता है। और शायद मैंने पहले भी बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो ये तरतीब है ना, ये मैटर करती है। आर क्रॉस एफ का आंसर कुछ और होगा, एफ क्रॉस आर का आंसर कुछ और होगा। तो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस ऑफ एफ होता है। एक और फॉर्मूला जो आप बचपन में पढ़ के आए थे, दैट इज टॉ इज इक्वल टू एफ डी। इसके अंदर एफ से मुराद होती है वो फोर्स जो कि रोटेशन प्रोड्यूस करेगी, और डी से मुराद होती है मोमेंट आर्म। डी से क्या मुराद है? मोमेंट आर्म। सर मिसाल से समझाए मोमेंट आर्म क्या होता है? देखो मोमेंट आर्म क्या होता है, ये देखो, ये मैं एक डिस्टेंस बना रहा हूं यहां पे, इस डिस्टेंस को गौर से देखना जरा। ये जो डिस्टेंस बनाया है यही मोमेंट आर्म है। अब आप बोलोगे सर इसमें मोमेंट आर्म क्या चीज है, ये मोमेंट आर्म क्यों कह रहे हैं इसे? तो मेरा बेटा मोमेंट आर्म जो होता है ना, वो बेसिकली आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किस किस के दरमियान में? आपके पास जो पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ फोर्स है ना, इसके, ये जो ये इसके, और ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, इन दोनों के दरमियान में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये जो आपके पास, ये जो आपका, ये क्या चीज है? ये आपके पास है पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट में आपका बॉडी क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो ये वाली जो एक लाइन है, इस लाइन से यहां पे आपके पास जो फोर्स एक्ट कर रही है, ये आपके पास कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? वो लाइन जिसके अलोंग आपके पास फोर्स एक्ट कर रही है। तो यहां से जो मेरे बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपके पास क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म कहलाता है। मतलब ना डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते थे ना, यहां से ये भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस था। डिस्टेंस कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको आप क्या कहते हो? मोमेंट आर्म कहते। ठीक हो गया। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है। मैं दोनों के आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। अब इसका जो है ना, वो सबसे पहले आप एक काम करो, इसका यूनिट चेक कर लो जल्दी से। जब आप यूनिट चेक करने की तरफ जाते हो, तो मेरा बेटा फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का यूनिट, मोमेंट आर्म है तो डिस्टेंस ना, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। अगर आपको याद होगा न्यूटन मीटर, सेम यही यूनिट आपके पास वर्क डन का भी होता है। सेम यूनिट किसका होता है? वर्क डन का होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास जब आप पास पेपर देखोगे ना, तो डायमेंशन के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसके अंदर अक्सर ये सवाल पूछता है कि टॉर्क का जो डायमेंशन है वो किस फिजिकल क्वांटिटी से मिलता जुलता है। तो टॉर्क का डायमेंशन जो है वो अल्टीमेटली आपको मिलता है वर्क डन से। तो जो वर्क डन है वही क्या है आपके पास? टॉर्क है। ठीक हो गया बच्चे? अब जल्दी से इसका मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं ताकि हम बात को आगे बढ़ाएं। अब देखो बच्चे, पहला सवाल कहता है द विड्थ ऑफ द डोर इज 40 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं ना, यहाँ जरा डोर बनाते हैं। जब आप मान लो आप डोर को ऊपर से देख रहे हो, जाहिर है जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसी लकीर सी नजर आएगी वो डोर तो, ठीक है। और ये जो डोर की विड्थ आपको दी हुई है ना, वो इस तरह से दी हुई है। क्या विड्थ दिया हुआ है डोर का जनाब? डोर का जो विड्थ है दैट इज गिवन टू बी 40 सेंटीमीटर। बेहतरीन है। If it is released by exerting a force of 2 Newton at its edge away from the hinges। भाई जाहिर सी बात है, डोर में एक तरफ ऐसे हिंजेस होंगी। भाई डोर, दरवाजा बंद होता है तो एक तरफ उसके कब्जे लगे हुए होते हैं ना, जहां से वो खुल बंद हो रहा होता है। और एक तरफ आपने क्या किया है? फोर्स अप्लाई करी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, ये इस जगह पे कहता क्या है? डोर इज रिलीज बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। आपने यहाँ पे 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी है at its edge away from the hinges, compute the torque produced that causes the door to open। अब जितने बच्चे मोमेंट आर्म का क्वेश्चन पूछ रहे थे ना मेरे बच्चे मुझसे, तो जो मोमेंट आर्म है ना, ये बेसिकली आपके पास ये जो 40 सेंटीमीटर है ना, दिस इज मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है? मोमेंट आर्म डिस्टेंस होता है। मोमेंट आर्म क्या है? डिस्टेंस होता है। सर कौन सा डिस्टेंस है? मेरे बच्चे, जिस पॉइंट के अबाउट में कोई भी चीज रोटेट करेगी, जैसे अगर ये डोर है ना, तो ये इसके अबाउट में ऐसे घूम सकता है ना, और या ऐसे घूम सकता है। भाई डोर ऐसे ही होता है ना, या तो इधर खुलेगा या इधर खुलेगा, किसी भी एक तरफ खुल सकता है आपके पास वो डोर। तो इस पॉइंट के अबाउट में वो रोटेट कर रहे हैं, हिंजेस के अबाउट में। हम इसको डोर को टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी कोई घर बनाने वाला नक्शा होता है ना, तो उसका आपने देखा होगा, तो वो डोर ऐसे ही दिखाया हुआ होता है, उन्होंने ऐसे खोल रहा होता है वो डोर, ठीक है, शायद देखा होगा आपने कभी। तो ये मोमेंट आर्म होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यानी कि जिस लाइन के थ्रू आपकी फोर्स एक्ट कर रही है। सही है। अब क्या करेंगे जनाबे वाला?
अब आप बोलेंगे टॉ विल बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। एफ कितना है जनाब, 2 है, और डी कितना है, 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाओगे आप, डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। तो जनाब ये हो गया आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आता है जनाब 0.8 न्यूटन मीटर, बिल्कुल सही है। जितने लोगों का आंसर 0.8 न्यूटन मीटर आ रहा था, एक्सेलेंट, बिल्कुल सही आ रहा था आंसर, ठीक हो गया। बोलो, बोलो बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया? बोलो भैया, क्लियर है, चलो गुड है। अब देखो अगला सवाल हमारे पास क्या कहते हैं। अगला सवाल कहता है द क्लासरूम डोर इज ऑफ विथ 50 सेंटीमीटर इफ द हैंडल ऑफ द डोर इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज एंड द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द हैंडल। अब ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है। अब देखो मेरे बच्चे, ये आपके पास जो है ना, ये वही डोर है, आप टॉप से देख रहे हो, ठीक है, आप कहां से देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो। कहते हैं द क्लासरूम डोर इज ऑफ द विथ 50 सेंटीमीटर। आपको जनाब इसकी विड्थ दे दी, और विड्थ कितनी दे दी इन्होंने, ये 50 सेंटीमीटर आपको कहता है ये इसकी विड्थ है, ठीक है सर, मान लिया, ये इसकी विड्थ है। कहते हैं इफ द हैंडल ऑफ द डोर इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज। आपके पास ये जो एज है, इस एज से इस जगह पे कहीं पे आपके पास हैंडल मौजूद है, ये थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, इस जगह पे कहीं पे आपके पास हैंडल मौजूद है। और ये जो हैंडल से इधर की जगह है ना आपके पास, ये इसने आपको दी हुई है कि हैंडल से इधर की जगह जो है ना, एज से इधर हैंडल तक की जो है, ये कितना आपको दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। सही हो गया। अब इधर जो है ना, ये आपके पास इस जगह पे क्या होगा, ये आपके पास हिंजेस मौजूद हैं। हिंजेस मतलब वो जो कब्जे होते हैं, जिसके अंदर आपका दरवाजा फंसा हुआ होता है और वो उस दरवाजे को घुमा रहे होते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको कहता है यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने क्या कर दिया जनाबे वाला, फोर्स अप्लाई कर दी, कितनी, 5 न्यूटन की आपने फोर्स अप्लाई कर दी, ये आ गया, ये आपने फोर्स अप्लाई करी जनाबे वाला यहाँ पे, और कितनी फोर्स अप्लाई करी आपने, 5 न्यूटन की आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा काम करना है यहाँ पे, और देखना है आपने यहाँ पे। अब प्रॉब्लम सिर्फ आएगा कि अगर आपको मोमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। अगर आपको मोमेंट आर्म पता है तो देखो, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं यही मोमेंट आर्म होगा, भाई ये मोमेंट आर्म होगा, देखो। क्यों, ये मेरा बेटा आपके पास पॉइंट ऑफ रोटेशन है, और ये आपके पास वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोमेंट आर्म हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो 50 - 20 कितना हो जाएगा आपके पास, 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो जनाब क्या करेंगे, टॉ विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ कितना है, 5, और डी कितना है, 30 डिवाइडेड बाय 100, सही है। सिंप्लीफाई कर लेंगे अभी से उठा के, मल्टीप्लाई कर दो जनाब, 5 3 टाइम्स 15, जीरो एज इट इज आ गया, अपॉन में क्या आ गया, 100। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1.5 न्यूटन मीटर। बोलो, जितने लोगों का आंसर 1.5 न्यूटन मीटर आ रहा था, वो क्लियर हो गया? नहीं बेटे, 50 में +20 थोड़ी करेंगे, हम बेवकूफ थोड़ी है कोई। 50 में +20 क्यों करेंगे, 50 में +20 का मतलब तो ये 50, ये 20, क्या फोर्स यहां पे अप्लाई हो रही है, अबे इतना बड़ा तो दरवाजा ही नहीं है, फोर्स यहां अप्लाई हो रही है। अगर फोर्स यहां लगती तो हम फिर 50 कंसीडर करते, फोर्स यहां लग रही है तो हम ये डिस्टेंस लेंगे, जो कि इसको इसमें से माइनस करके आ जाएगा। सही हो गया, क्लियर है? ऐसे करना था ये सवाल, बोलो। अब इसी तरह से एक सवाल क्रॉस प्रोडक्ट का भी देख लेते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन भी हमारे पास आए हुए हैं माजी के अंदर, वो भी एक सवाल है करने के लिए हमारे पास, ठीक है। अब देखो, ये सवाल मैंने आपके पास लिया है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से, और सवाल ये आपके सामने लिखा हुआ है। कहता क्या है, अब देखो आपको ना खुद ही पढ़ के समझ में आ जाएगा कि आपके पास जो ये सवाल है ना, ये वाला सवाल आपके पास किस उसका है, किस उसके से क्या मुराद है, आपको सवाल पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट से होगा, यानी कि वेक्टर वाले फॉर्मूले से होगा, या आपके पास ये सवाल डायरेक्टली हो जाएगा एफडी से। जैसे ऊपर वाले सवाल में आप देखो कि आपको कोई वेक्टर नहीं दिया हुआ था, कोई आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहां देखो, कहते हैं द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स पासिस थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। सही है। अच्छा, बल्कि इससे पहले ना एक आसान सवाल कर लो, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसको करते हैं दूसरे दूसरे नंबर पे, इसको करते हैं पहले, इसके पहले एक आसान सवाल आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए करा देते हैं, ठीक है।
क्योंकि डायरेक्ट इसमें फंस जाओगे वरना आप। आसान सवाल, इसका आसान सवाल हम करते हैं पहले। ये वाला, पहले इसका आसान सवाल करते हैं फिर इसका मुश्किल सवाल करेंगे। चलो पहले ये वाला देख लो सवाल। ठीक है, पहले ये सवाल देखते हैं। कहता क्या है, ये भी पंजाब बोर्ड से ही लिया है, बस ऊपर वाले में थोड़ा सा एक पॉइंट है, वो दूसरे नंबर पे समझेंगे, पहले आप एक चीज समझ लो। कहता है द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। इसकी मेहरबानी की इसने हमें फॉर्मूला बता दिया। वेयर आर इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या मतलब, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आर जो है ना, ये क्या होता है, वेक्टर होता है किस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट में आपने, जिस पॉइंट के अबाउट में आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है, वहां से लेके जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है वहां तक का डिस्टेंस होता है। क्या मतलब सर, मिसाल से बताएं, मिसाल से समझ लो। ये जो इसने बात लिखी है ना, वो ये लिखी है, ये मान लो आपके पास है, आपके पास ये ओरिजिन है, इसको आपने ओ कह दिया, ये एक पॉइंट है, इसको आपने ए कह दिया मिसाल के तौर पे। इस पॉइंट पर यहां पर एक कोई फोर्स लग रही है, मान लो इस तरह से एफ फोर्स लग रही है यहाँ पे, ठीक है। लेट से यहां पे अपने पास एक फोर्स लग रही है एंड लेट से दिस फोर्स इज एफ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो आप आर क्रॉस एफ करके निकाल रहे हो ना टॉर्क, वो टॉर्क बेसिकली क्या है, वो ये है, यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये दिस इज बेसिकली आर। और आप जब कहते हो ना टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस ऑफ एफ, तो इससे मुराद ये होती है, ये जो आर है, अब गौर से देखो, अब मैंने आपके सामने डायग्राम भी बना दी है। आर से क्या मुराद है? आर से मुराद है पोजीशन वेक्टर। और ये पोजीशन वेक्टर कहां से कहां तक का है, और से सुनिएगा, ये पोजीशन वेक्टर का जो एक सिरा है, एक सिरे का मतलब जो इनिशियल पॉइंट है, ये कहां पे है, जिसके अबाउट में टॉर्क निकालना है, जिसके अबाउट में टॉर्क निकालना है, जिसके अबाउट में टॉर्क निकालना है, जिसके अबाउट में बॉडी को घुमाना है, जिसके अबाउट में टॉर्क निकालना है, जिसके अबाउट में टॉर्क निकालना है। और फाइनल पॉइंट कौन सा है? फाइनल पॉइंट कौन सा है? फाइनल पॉइंट है जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रही है, जहां पर फोर्स एक्ट कर रही है, जहां पर फोर्स एक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रही है वो फाइनल है, और जिस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालना है वो क्या है, इनिशियल है। ठीक हो गया, जहन में रखेंगे अब ये बात। अब दोबारा पढ़ लो, यही लिखा है, वेयर आर इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट, फ्रॉम द गिवन पॉइंट, गोया के जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, टू द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस पॉइंट पे आपकी फोर्स एक्ट कर रही है। अब आपको ये कहता है ये रीजन आप कंसीडर अ फोर्स दिस एक्टिंग ऑन द पॉइंट दिस। अब ये कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, आपको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वो पॉइंट है जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वो पॉइंट है जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, गोया कि ये फाइनल पॉइंट है। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, किस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क पूछा जा रहा है, ओरिजिन के अबाउट में पूछ रहा है, गोया कि ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया आपका इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट यानी कि गोया के जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसके अबाउट में, वो आपके पास क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। अब ओरिजिन है, ओरिजिन के बारे में तो हमें पता है, वो होता है 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। क्यों सर? भाई ओरिजिन वो जगह होती है जहां पे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, मिलते हैं, और वहां पे उनका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब जहन में रखो, जब भी आपको बोला जाए ना आर का वैल्यू निकालो, तो आर का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। हमेशा क्या करोगे आप, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपके पास एक कोई वेक्टर है R2, एक कोई वेक्टर है R1, आपने R1 से R2 पे जाना हो, तो आपको बोला जाए आप वेक्टर बताओ R1 से R2 का, तो आप क्या करोगे, R2 माइनस R1, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो फाइनल आपके पास क्या दिया हुआ है, 7 i कैप, आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस, 3 j कैप, जे कैप का मतलब है वाई एक्सिस, प्लस का के कैप का मतलब क्या है जनाब, जेड एक्सिस। ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे चले। माइनस इनिशियल आपके पास क्या है, 0 i कैप, क्योंकि ओरिजिन है, प्लस 0 j कैप, प्लस का 0 k कैप। ठीक है सर, अब करो माइनस, 7 में से 0 निकाला 7 ही आया, 3 में से 0 निकाला 3 ही आया, के में से 0 निकाला तो के ही आया। तो सर ये तो वही आ रहा है, आपने फिर इतनी लंबी क्यों करी, वो आपको इस ऊपर वाले सवाल में वजह समझ में आ जाएगी। लाजमी थोड़ी होता है कि हमेशा ओरिजिन के अबाउट में ही निकालेंगे, सही है। तो अभी बरल आप आसान आसान सीखो, आर आ गया। अब क्या करना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने का तरीकाकार क्या है, आर क्रॉस ऑफ एफ। अब क्रॉस प्रोडक्ट का एक तरीकाकार तो आप बचपन में पढ़ के आए होगे अपने वेक्टर्स के अंदर, वो जो आप 3 by 3 की डिटर्मिनेंट बनाते थे, i कैप, जे कैप, के कैप, फिर पहला वेक्टर फिर दूसरा। हम इससे आसान तरीका करेंगे,
पहले आप लिखो यहां पे जो भी आपका वेक्टर्स है ना, 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप, क्रॉस आपने करना है किसके साथ, f के साथ। फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जनाब, -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, ये सवाल में दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, -3 प्लस j प्लस 5k, तो यहां लिख दिया -3i कैप प्लस का j कैप प्लस का 5k कैप। सही पढ़ रहे, सही जा रहे हैं, देखो -3 1,5 बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो इसमें से पहला, अब ये हम इसको शॉर्टकट से करना सीखेंगे। अब आप देखो मेरा बेटा कि इसके अंदर आपके पास ना पहला वेक्टर कौन सा है, तो ये पहला वेक्टर है। पहला वेक्टर दोनों में से जो पहले लिखा होता है ना वही पहला वेक्टर होता है। अगर आर फॉर्मूले में पहले लिखा है तो आर फर्स्ट वेक्टर है, एफ सेकंड है। ए क्रॉस बी में ए फर्स्ट है, बी सेकंड है, बी क्रॉस ए में बी फर्स्ट है, ए सेकंड है। अंग्रेजी में वो भले पहले आ रहा हो बाद में आ रहा हो, इससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप पहले वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स है उसको लिखो। कोफिशिएंट मतलब आई के पीछे, कोफिशिएंट मतलब जे के पीछे, कोफिशिएंट मतलब के पीछे। तो आई के पीछे देखो 7 3 1, फिर से 7 3 1। अब दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे -3 1 5, फिर से -3 1 5, ऐसे लिखेंगे। सही हो गया। अब जनाबे वाला ये जो पहला कॉलम है और ये जो आखिरी कॉलम है ये हमारे किसी काम का नहीं है। पहला कॉलम भी डिस्कार्डेड है, आखिरी कॉलम भी क्या है, डिस्कार्डेड है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट 2/2 की डिटर्मिनेंट निकालनी है। सर 2/2 की डिटर्मिनेंट कैसे निकलती है, मैं याद दिला देता हूं आपको, बेसिक मैथ्स याद दिला देता हूं थोड़ी सी। 2/2 की डिटर्मिनेंट आपने यकीनन निकालनी सीखी होगी जब कभी भी आपने मैट्रिक क्लास की मैथ्स पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। यहां पे मान लो आपके पास लिखा हुआ है 2, यहां लिखा हुआ है 3, यहां लिखा हुआ है 4, यहां लिखा हुआ है 6। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 ज़ा 12। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 4 ज़ा 12। ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन किसका आता है भाई साहब, ये माइनस साइन आता है फॉर्मूले का। किसका आता है ये माइनस साइन, फॉर्मूले का माइनस आता है। वही काम करेंगे अब। 3 5 ज़ा 15, माइनस फॉर्मूले का। 1 1 ज़ा ये, 1 1 ज़ा 1, सही हो गया। फिर मल्टीप्लाई करो, 1 - 3 ज़ा -3, माइनस फॉर्मूले का। 7 5 ज़ा 35, फिर से 7 1 ज़ा 7, माइनस फॉर्मूले का। अब ये -3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 3 ज़ा -9 ब्रैकेट में आ गया। 15 - 1 14, -3 -35 कितना होगा, माइनस का 38, माइनस माइनस ज़ा प्लस, 7 + 9 कितना होता है, 16 होता है। यह आंसर आ गया हमारे पास। देखो दो स्टेप में सॉल्व कर लिया। वो जो आपका 3/3 का डिटर्मिनेंट था, पहले का कॉलम पहले की रो छोड़ो फिर लिखो, दूसरे का कॉलम दूसरी की रो छोड़ो फिर लिखो, फिर तीसरे का कॉलम तीसरी की रो छोड़ो फिर लिखो। ये उससे ज्यादा आसान तरीका है। साथ में 9 को जोड़ा आपने, ओ सॉरी, पहले तो ये हो गया आई कैप माइनस का 38 जे कैप प्लस का 16 के कैप। फिर आपको वहां पे ये भी याद रखना पड़ता था कि आपने ऑल्टरनेट साइन के साथ एक्सपेंड करना है। यहां आपको ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। 14 - 38 प्लस का 16, 14 - 38 प्लस का 16। एक बार सबसे पहले, एक बार सबसे पहले इस सवाल को अपने हाथ से करो, 5 मिनट है। मैं गिन रहा हूं 3 तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। अब नीचे वाले का 1 2 3 4 5। इस सवाल को अभी के अभी अपने हाथ से करो। पहले इस सवाल को अपने हाथ से करो, फिर दूसरा काम करना, एफ क्रॉस आर निकालना। आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा। जो मैं कह रहा था ना कि एफ क्रॉस आर निकालने पे आंसर गलत आता है, तो वो आपको साबित होगा। अभी जल्दी से करो ये काम, क्योंकि फिर हम चलेंगे उससे ऊपर वाले सवाल पे जो कि मुश्किल था, मैंने छुड़वाया था अभी। अब देखो मेरे बच्चे, अगर आपने मेरी बात मान करके इसको सॉल्व किया होगा तो एफ क्रॉस आर में इसका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। मैंने आपको यही बात बताई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, यानी कि वो कम्यूटेटिव नहीं होता। तो यही वजह है। अब देखो आपने ये चीज साबित भी कर ली ना कि आर क्रॉस एफ का जो आंसर है दैट इज नॉट सेम एज द आंसर ऑफ एफ क्रॉस ऑफ आर। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप जो है ना वो सही फॉर्मूला जहन में रखिएगा। सही फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस ऑफ एफ, इसी से आपने आंसर निकालना है। अब देखो मेरे बच्चे, वो जो मैंने आपको माइनस साइन यूज करना और ये सब चीजें सिखाई थी ना, वो अब आपको देखो यहां पे हेल्प करेगा। देखो ये, अब देखो ये वाला सवाल, ये समझ लो आपका होमवर्क है, इसका मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। पहले सवाल पढ़ो। कहता है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी हुज पोजीशन वेक्टर इन मीटर्स इज दिस। अब ये देखो,
जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है आपको वो ये दे दिया। लाइन, सवाल फिर पढ़ लो। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स पासिस थ्रू अ पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो पास करता है किसी बॉडी से, हुज पोजीशन वेक्टर इज आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। फोर्स आगे आपको दे दिया इतना। डिटरमाइन द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, हुज पोजीशन वेक्टर। अब ये देखो, जिस पॉइंट के अबाउट में आपने टॉर्क मालूम करना है वो आपको यहां दे दिया। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। सबसे पहला काम व्हाट यू विल डू, आप आर निकालोगे कैसे, एफ माइनस आई करके, एफ माइनस आई करके। जो भी आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है उसमें से आप इनिशियल निकालोगे तो आपको आर मिल जाएगा। सही है। तो फाइनल क्या है, 2 i कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा आई कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का के कैप। 2 i कैप में से आई कैप निकालेंगे, आई कैप बचेगा, जे कैप और माइनस माइनस प्लस तो वो 3 j कैप हो जाएगा। फिर के कैप माइनस का के कैप 0 के कैप हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि आई कैप प्लस का 3 j कैप आपका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। फिर क्या करोगे, एफ वेक्टर आपको गिवन है, ये रहा एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ आप निकालोगे। पंजाब बोर्ड ही की ये एग्जांपल है, तो मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूं। पंजाब, वैसे तो आपके साथ मैंने टेक्स्ट बुक भी शेयर की हुई है, लेकिन स्टिल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -12 i कैप प्लस का 4 j कैप प्लस का 9 k कैप। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे। मुझे बता दो मेरे बच्चे, ये सवाल आप लोग कर लोगे, कोई मसला तो नहीं होगा। माइनस का 12 i कैप प्लस का 4 j कैप प्लस का 9 k कैप, बोलो सवाल हो जाएगा। सवाल में किसी का कोई दुश्वारी कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है, आसान सवाल है। मैंने आपको बिल्कुल इसी ऐसा सवाल कराया है। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई इशू, बोलो हो जाएगा। बाकी सबसे नहीं होगा क्या, 20-25 लोग ही बैठे हुए हैं क्या बस क्लास में? बाकी निकम्मे हैं कि अगले साल फिर बैठोगे क्लास में आके? तो बताओ ना जल्दी से, होगा या नहीं होगा? बोलो। वेरी गुड, आंसर भी बता दिए। फाइनल और इनिशियल कैसे पता चलेगा? फाइनल वो पॉइंट है जहां पर आपके पास फोर्स एक्ट कर रही है, हमेशा सवाल पढ़ के पता चलेगा। अगर वो पता नहीं चल रहा सवाल पढ़ के तो सर एहतशाम की क्लासेस अच्छे से लें, उसका फिर फिजिक्स से ताल्लुक नहीं है, उसका मतलब आपकी अंग्रेजी खराब है। सर एहतशाम की क्लास आप ढंग से लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा फाइनल पॉइंट किसे कहना है, इनिशियल किसे कहना है। बाकी ये मैं बता देता हूं, फाइनल वो पॉइंट है जहां पे फोर्स एक्ट कर रही है, इनिशियल वो पॉइंट है जिसके अबाउट में आपने टॉर्क निकालना है। और सवाल देने वाला आपको कैटेगोरिकली सवाल में ये बात मेंशन करके देगा कि किस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है और किस पॉइंट पे अबाउट आपने टॉर्क निकालना है। सवाल पढ़ो, मैंने आपके सामने एक और होमवर्क क्वेश्चन लिखा है। ये जो टॉर्क का टॉपिक है ना, ये टॉर्क का टॉपिक वेक्टर में नहीं पढ़ाता मैं कभी भी। टॉर्क का टॉपिक हमेशा मैं रोटेशनल मैकेनिक्स में ही पढ़ाता हूं। ठीक है, टॉर्क वेक्टर के अंदर गलत दिया हुआ है, बाकी सारे बोर्ड में जहां भी दिया हुआ है। ठीक है, देखो सवाल कहते हैं द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ। अब आपको फोर्स दे दी। अब देखो, अब आप खुद पहचान सकते हो ना कौन सा फाइनल है कौन सा इनिशियल है। कहते हैं द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये मेरा बेटा आपको पहले क्या दे दिया, फोर्स दे दी, माइनस का आई कैप माइनस का 2 j कैप। अब इसके साथ देखो जीरो नहीं, इसके साथ के कैप नहीं है, तो ये क्या होगा, आई कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का 0 k कैप। जाहिर है जब के का कोई फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे कहते हैं पासेस थ्रू अ पॉइंट, पासेस थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। अब देखो सवाल पढ़ के ये बात समझ में आ रही है कि ये फोर्स इस पॉइंट से पास कर रही है, गोया कि ये फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, गोया कि ये आपके पास फाइनल पॉइंट हो गया। तो फाइनल पॉइंट, अब देखो इसमें आपको आई कैप नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या बनेगा, 0 i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, ये फाइनल हो गया। फाइंड ए द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन, किस पॉइंट के अबाउट में निकालना है, ओरिजिन के अबाउट में निकालना है। तो ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया। और जब ये आपको इसने इनिशियल दे दिया तो इनिशियल की वैल्यू क्या दे दी आगे से, 0 i कैप प्लस का 0 j कैप प्लस का 0 k कैप। पार्ट बी में कहता है द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट। अब फिर से कह रहा है द पार्ट बी में द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज आई कैप प्लस का के कैप। अब ये आपको फिर से इनिशियल पॉइंट दे दिया पार्ट बी के लिए, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। फिर क्या होगा इसके अंदर, अब देखो इसमें मुझे जे कैप नजर नहीं आ रहा, तो क्या लिखूंगा, आई कैप प्लस का 0 j कैप प्लस का के कैप। बोलो सवाल हो जाएगा ये वाला या नहीं होगा, बोलो भैया, हो जाएगा, बोलो हो जाएगा।
समझ में आ गया? फाइनल किसे कहना है, इनिशियल किसे कहना है, टॉर्क कैसे करना है, आर क्रॉस एफ करना है। आर कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करके आएगा। आसान सा सवाल था, बकरी सा, कोई मुश्किल तो नहीं था। दो इनिशियल हैं तो कौन सा यूज होगा, पार्ट ए में पार्ट ए का यूज होगा, पार्ट बी में पार्ट बी का यूज होगा। सिंपल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोबारा बता दूं मेरा बेटा, उसके लिए सर्कुलर मोशन 02 मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लो जाके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चे। ये तो हो गए आपके होमवर्क क्वेश्चन। जी मेरे बच्चे, नमाज ब्रेक में भी आपको देता हूं, ठीक है। अब देखो भैया, हमारे पास था बेसिक टॉर्क का कॉन्सेप्ट जो हमने समझा था या जो हमने पढ़ा था, ठीक है। आगे देखो आप जरा, टॉर्क के बारे में हमने ये बात पढ़ ली है। टॉर्क हमारे पास क्या है, टॉर्क इज बेसिकली द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। ठीक है सर, समझ में आ गई यहां तक की बात आपको हमें। फिर हमने टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने निकाल लिया। अब टॉर्क से ही मिलती जुलती हमारे पास एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं मोमेंट ड्यू टू कपल। वो क्या है, मान लो एक ये बीम है हमारे पास और ऐसे ये सेंटर में पिवट हुई हुई है। ये जैसे आपने पार्क वगैरह में सी सॉ देखा होगा, जो कि दोनों तरफ से, यानी कि ये यहां से भी ऐसे रोटेट होने की सलाहियत रखता है और ये यहां से भी ऐसे रोटेट होने की सलाहियत रखता हैगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहां पे मेरे बच्चे आपके पास अगर एक फोर्स एक्ट करती है, और से देखिएगा इस तरह से, और यहां पे मेरे पास एक फोर्स एक्ट करती है, मान लो कुछ इस तरह से, समझिएगा ये ऐसे कोई फोर्स एक्ट, ये कोई फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। इस फोर्स का वैल्यू भी एफ मान लो, इस फोर्स का वैल्यू भी एफ मान लो। तो अब देखो होगा क्या, ये वाली जो फोर्स है ये इसको ऐसे लेके आएगी और ये वाली फोर्स इसे ऐसे लेके जाएगी। गोया कि ये ऐसे ऐसे घूमेगा। गोया कि इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क कैसा होगा, ये ऐसे लेके आ रहा है, ये ऐसे लेके जा रहा है, तो गोया कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। भाई घड़ी ऐसे चलती है और ऐसे भी चलती है घड़ी। भाई 8 से 11 पे जाती है सुई, और ऐसे ही 1 से 5 पे भी आती है सुई। तो घड़ी की डायरेक्शन में आपका टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो गोया क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब यहां पे आप देखो तो आपको नजर आ रहा है एक जैसे मैग्नीट्यूड की दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। सेम मैग्नीट्यूड की दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है आपका, डायरेक्शन आपके पास ओपोजिट है, डायरेक्शन आपके पास ओपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ओपोजिट है। सिमिलरली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी कैसा है, अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसा है, डिफरेंट है। चेक करो यहां पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपके पास कैसा है, डिफरेंट है। क्या मतलब सर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के डिफरेंट होने से क्या मुराद है, जरा बात समझाएं, हमें नहीं समझ में आ रही, अभी समझाते हैं आपको। देखो, लाइन ऑफ एक्शन वो लाइन होती है जिसकी अलोंग फोर्स एक्ट करे। ये वाली फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है, ये वाली फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है। तो दोनों लाइनें आपको अलग अलग नजर आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। ये है लाइन ऑफ एक्शन का डिफरेंट होना। अगर ये तीन कंडीशंस कहीं पर पाई जाएं, अगर ये तीन कंडीशंस एक साथ इकट्ठी कहीं पर पाई जाएं, तो हम कहते हैं वहां पे हमारे पास प्रोड्यूस होता है मोमेंट ड्यू टू कपल या टॉर्क ड्यू टू कपल। क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क ड्यू टू कपल या मोमेंट ड्यू टू कपल प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? अब इसी चीज को देखो, मैं यहां पे मार्क करके दिखा रहा हूं। सिमिलरली यहां पे जो डिस्टेंस है उसको हम कपल आर्म कहते हैं, और वो डिस्टेंस ये वाला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस दैट आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी यही है, टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ यहां से मुराद कोई भी एक फोर्स है क्योंकि दोनों एक बराबर हैं, और डी से मुराद क्या है, कपल आर्म। सर कपल आर्म क्या है, कपल आर्म मेरे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस दैट आर फॉर्मिंग द कपल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस दैट आर फॉर्मिंग व्हाट, दैट आर फॉर्मिंग द कपल, दैट आर फॉर्मिंग द कपल। ठीक हो गया जनाब, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था कपल। ठीक हो गया। अब बच्चा इसमें सवाल पूछता है, सर अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए तो क्या होगा, तो वो मैं आपको मिसाल से समझा देता हूं। भैया मान लो ये मेरे पास जो है ना फिगर, मैंने यहीं से कॉपी कर ली, यहीं से छाप ली मैंने फिगर, ठीक है। ये आई मेरे पास फिगर, ये समझो सर, ये वही सूरत हाल है सारी की सारी, ठीक है। अच्छा जी, और सही, यहां पे मेरा बेटा आपके पास एक फोर्स एक्ट कर रही है, और यहां पे मेरे पास मेरे बच्चे सेम मैग्नीट्यूड की एक फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, समझना।
देखो सारी कंडीशन वही है जो पहले वाली थी, कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई है, बस एक तीसरी कंडीशन चेंज हो गई है। वहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट था, यहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपको कैसा नजर आ रहा है, सेम टू सेम नजर आ रहा है। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसा है, दोनों का एक बराबर है, सेम टू सेम लाइन ऑफ एक्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे, जब लाइन ऑफ एक्शन आपका सेम हो गया, अब यहां पे आपको क्या चीज नजर आ रही है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए लाइन ऑफ एक्शन को डिफरेंट कहा जाता है। दोनों फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर आउट, दोनों फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर आउट, दोनों फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर आउट, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, काट देंगी, कैंसिल कर देंगे। पॉइंट समझ में आ गया, बोथ द फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर आउट। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन में रख लेनी है, इस तरह से होता है ये हमारे पास। इसके अलावा मेरा बेटा, तो इसके अंदर यहां पे आपके पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहां पे कोई टॉर्क कोई कपल प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली एक चीज ये भी जहन में रखिएगा, जो मैंने अभी आपको ऊपर जैसे दरवाजे वाले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराए थे, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में देखो, ये मान लो मेरे पास दरवाजा है, ऊपर से देख रहा हूं जाहिर में, ये मेरा दरवाजा है, और यहां पे ये मेरे पास हिंजेस के साथ अटैच हुआ है। यानी कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करूं तो दरवाजा मेरा खुल जाएगा या बंद हो जाएगा, जो भी कुछ करना है दरवाजे के साथ मैं यहां पे फोर्स लगा के कर सकता हूं। अगर देखो मैं यही फोर्स यहां पे लेके चला जाऊं, गौर से सुनो, अगर मैं यही फोर्स यहां पे लगा दूं, फिर क्या होगा, फिर अगेन टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा मोमेंट आर्म जीरो हो गया। भाई अभी आपको पढ़ाया था ना, मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से कहां तक, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का। अब देखो ये एक ही पॉइंट है, और से देखो एक ही पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ रोटेशन भी है, यानी कि जिसके अबाउट में टॉर्क प्रोड्यूस करना है वो भी वही है, पॉइंट ऑफ रोटेशन भी वही है, और साथ ही साथ जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यानी कि जिस पॉइंट पे आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है, जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, वो भी आपका वही है। तो अल्टीमेटली मेरे बच्चे देखो, आपको एक चीज ये नजर आ रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी आपका वही है, पॉइंट ऑफ रोटेशन भी आपका वही है, ऑटोमेटिकली आपका जो मोमेंट आर्म है वो क्या हो रहा है जनाबे वाला, जीरो हो रहा है। मोमेंट आर्म आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। और जब मोमेंट आर्म आपका जीरो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो टॉर्क का वैल्यू है वो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा भाई साहब, उठ करके जीरो आ रहा होगा। ठीक है जनाब, तो ये भी, इस चीज को भी हम जहन में रखेंगे, ख्याल में करेंगे। ये सब चीज आपसे एग्जामिनर पूछ चुका है, जो जो मेरे जहन में और मेरे पास नोट्स में क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है कि ये पूछा हुआ है माजी में, वो मैं आपको बताता चला जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, सिमिलर पैटर्न पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो काम फोर्स लीनियर डोमेन में करता है या ट्रांसलेशनल डोमेन में करता है, वही वही काम टॉर्क आपका एंगुलर डोमेन में करता है। तो उसमें एक बात हमने पढ़ी थी कि जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो लीनियर मोमेंटम को चेंज करने का सबब बनता है, और अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो हो जाएगा तो आपका जो चेंज इन मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा, और आपका जो मोमेंटम है वो ओवरऑल क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो यहां पे मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं पहले आप लोगों से पूछूं कि क्या आप में से कोई एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना चाहेगा, कोई मुश्किल सी डेफिनेशन नहीं देना, आसान सी देना, जैसे मैंने लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन आपको दी थी। बोलो कोई आप में से कोई बंदा जो डिफाइन करना चाहेगा। सबने ही तकरीबन तकरीबन सही कहा है। अब इसको हम इसी 4 से 5 तरीके पे डिफाइन करेंगे जो आप लोगों ने बताए। एक्सीलेंट। नंबर एक, लीनियर मोमेंटम के बारे में जिस तरह मैंने कहा था, मुझे अच्छा लगा ये चीज देख के कि काफी सारे बच्चों ने उसी तरह कहा। जिस तरह लीनियर मोमेंटम के बारे में कहा था, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे बहुत सारे बच्चों का जवाब था क्वांटिटी ऑफ रोटेशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, या क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। तो ये बात बहुत जबरदस्त, बहुत सही, बहुत आला, सही है। सिमिलरली मेरा बेटा, सिमिलर पैटर्न के ऊपर अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएं, हम लोग अगर इसके फॉर्मूले से इसको डिफाइन करना चाहें तो मेरा बेटा इसका फॉर्मूला बनता है आर क्रॉस ऑफ पी। आप ये भी कह सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज टर्म्ड एज क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ये बात भी सही हो जाएगी। एक स्टेप अगर आगे बन जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। ये भी सही है। अगर आप पी को ओपन कर दोगे तो क्या बनेगा, ये एम वी बन जाएगा। तो एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, ये बात भी सही है।
दो 2 से 3 बच्चों ने एक और जवाब दिया, वो जवाब भी बिल्कुल सही है। फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। उन्होंने बोला सर लीनियर मोमेंटम है P इज इक्वल टू एम वी, इसी की बेस पे आप एंगुलर मोमेंटम को कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा। ये वाला जवाब भी बिल्कुल सही है और बेस्ट है। अब देखो इधर, देखो बच्चे, जब मैंने आपको मास का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। क्या मतलब सर इस बात का? मैंने बताया था इनर्शिया किसी भी बॉडी की सलाहियत होती है कि आपके पास कोई भी बॉडी कितना देर तक अपनी करंट स्टेट को कैरी कर सकती है। आसान जबान में आपकी बॉडी जो है उसके पास फोर्स को रेजिस्ट करने की क्या सलाहियत है। देखो फोर्स क्या चाहता है कि बॉडी का स्टेट चेंज हो जाए, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए। बॉडी के पास क्या सलाहियत है कि वो कितने अच्छे से लगने वाली फोर्स को रेजिस्ट कर सकती है, दैट इज इनर्शिया। और ये वी क्या है? ये वी है आपके पास लीनियर वेलोसिटी। वी क्या है? वी आपके पास लीनियर वेलोसिटी। अब ये जो आई है ना, ये आई कहलाता है यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर किसी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो दैट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम क्या है? उस पॉइंट मास का जो भी मास है। आर क्या है? उसका सेंटर ऑफ रोटेशन से जो भी फासला है, गोया कि रेडियस कह सकते हो। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। सर हमें तो समझ में ही नहीं आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। कोई मसला नहीं, अभी समझाते हैं। इनर्शिया पता है आपको? इनर्शिया क्या होता है? बॉडी की सलाहियत कि वो कितने अच्छे से अपना स्टेट कैरी कर सकता है। मिसाल के तौर पे, अगर मेरे पास एक भारी भरकम बॉडी जिसका कि मास ज्यादा है वो मूव करती हुई आ रही है, उसको रोकना मुश्किल होगा या एक पतली दुबली सी बॉडी को रोकना मुश्किल होगा? आप बोलोगे सर जिसका मास कम है उसे रोकना आसान है, जिसका मास ज्यादा है उसे रोकना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही चीज है। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोकना मुश्किल है, या उसको रुके हुए स्टेट से रोटेशन की स्टेट में लाना मुश्किल है। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसे रोटेशन से रोकना या रोकने से रोटेशन में लेकर आना क्या है? आसान होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये रहा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, फिर डिस्क्रीट मास सिस्टम का अलग होता है, फिर कंटिन्यूस मास सिस्टम का अलग होता है। हम यहां पे सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो आपके कोर्स से रेलेवेंसी है। एम से मुराद मास है, आर से मुराद क्या है? रेडियस है। ठीक है। कई दफा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपसे यूनिट पूछता है। अभी जैसे एनईडी यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूं, 2024 का राउंड 2 में अपलोड कर चुका हूं आज तकरीबन। अगर कोई बिल्कुल ही निकम्मा है, निकम्मे से मुराद ये बिल्कुल उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ अगर वो 2024 का पेपर भी ढंग से कर ले तो एनईडी का फिजिक्स का कंप्लीट पोर्शन उसका हो जाएगा। अल्लाह की जात से उम्मीद है यार। अब अगर वो क्वेश्चन नए नए ऐड कर दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी ने 2020 और 2024 का पेपर देखा है तो आपको सिमिलैरिटी 70 से 80% तक मिलेगी उसके अंदर। कोई ऐसा है जिसने 2020 और 2024 का पेपर देखा हो, दोनों पेपर देखे हो? अगर कोई ऐसा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसने 2020 और 24 देखा हो, कितने परसेंट सिमिलैरिटी मिली थी? ये मतलब ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैंने तो बनाया है इसलिए मुझे तो पता है कितने परसेंट सिमिलैरिटी उसके अंदर है। 70 से 80% तक की सिमिलैरिटी मौजूद है 20 और 24 के अंदर। तो अगर कोई सिर्फ और सिर्फ, अगर कोई सिर्फ 24 का तमीज से कर लेना, 24 का वही घिसे पिटे सवाल आ रहे हैं, ब्लैक बॉडी के लॉस पूछ रहा है, फोटोन की इक्वेशंस पूछ रहा है, बोहर के पोस्टुलेट पूछ रहा है, हीट के बारे में वही फर्स्ट लॉ, वही घिसे पिटे फर्स्ट लॉ के सवाल पूछ रहा है। तो अगर सिर्फ 2024 का राउंड 1 राउंड 2 भी तमीज से कर लो ना, तो एनईडी का तो आपका फिजिक्स का पोर्शन कहीं नहीं गया इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है जितने एनईडी वाले काहिल वजूद हैं, हालांकि मेरा अपना इदारा है, लेकिन जितने काहिल हैं मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई क्वेश्चन बैंक अपडेट करने में एफर्ट मारी होगी। अगर मारी भी होगी तो पुराने क्वेश्चन कहीं नहीं गए होंगे, नए क्वेश्चन फर्दर ऐड हो गए होंगे आके। तो 2024 भी अगर आप कर लेते हो ना, मेजोरिटी आपका निकल जाएगा। भाई नस्ट और मेहरान पे मैं आऊंगा आऊंगा। आप वीडियो की लेंथ तो देखो, कितने सारे वो पेपर रिक्रिएट करने पड़ रहे हैं। तो भैया टाइम लगता है, इंसान हूं, जिन भूत थोड़ी हूं यार, टाइम लगता है। कंटेंट बनता है, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर उसकी तस्हीह होती है, प्रूफ होता है, सब कुछ होता है, प्रूफ रीड जिसे आप कहते हो, उसके बाद होता है। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये चीज है। और जो एनईडी वाले हैं ना, एक और चीज इसी तरीके का मैं नस वालों के लिए भी करूंगा, इसी तरीके पर मैं पीएमडीसी वालों के लिए भी करूंगा। जो 2024 का राउंड 1 और राउंड 2 का आपके पास जो रिक्रिएशन है, ये जो मैंने आपके साथ शेयर भी करी हुई है और अपलोड भी करी हुई है, यूट्यूब पे अपलोड हुई हुई है, क्लासरूम पे अपलोड नहीं हुई हुई है। आपका मैं आखिर में एक ग्रैंड टेस्ट ले लूंगा जो कि सिर्फ इस रिक्रिएशन से ही होगा, सिर्फ रिक्रिएशन से।
फिजिक्स का एक ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट करूंगा पूरे सिलेबस का, जो कि सिर्फ इस रिक्रिएशन से होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ने पूरा सिलेबस देखा हुआ है तो रिक्रिएशन देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो आइडिया लेना चाह रहा है कि सवाल पूछने वाला कैसे सवाल पूछ रहा है, भाई जरूर आइडिया ले ले। वरना अगर पूरा सिलेबस आपने साथ साथ किया हुआ है तो ये मोर देन इनफ है, इसमें हमने सब पढ़ा है, कुछ नहीं छोड़ा हमने इसके अंदर, ठीक है। किसी ने कुछ नहीं किया हुआ तो सिर्फ वो रिक्रिएशन कर लेगा ना, एनईटी के हवाले से बात चल रही है अभी, सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसका यूनिट पूछा हुआ है, अब जैसे इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन पूछी हुई है, आप में जितने लोगों को मैंने डायमेंशन निकालनी सिखाई हुई है, आप देख लोगे इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर जीरो। डायमेंशन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास था। अब देखो, जैसे आपने यहां पे एक बात ऊपर पढ़ी कि जब अनबैलेंस फोर्स जीरो हो जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर अनबैलेंस टॉर्क जीरो हो जाएगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन क्या, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन क्या, कंजर्व, ठीक है। ये आपके पास कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, या इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना किया जाए, अगर एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू जीरो हो, अगर अनबैलेंस टॉर्क का वैल्यू जीरो हो, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन क्या, कंजर्व। बोलो, यहां तक सबको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई, हाँ या ना। ठीक है मेरे बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं। या अगर संडे वाली क्लास हुई तो उसका टाइम वो नहीं होगा, जैसा भी होगा ना मैं आपको आई लेट यू नो, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लो। चलो, तो ये मेरा बेटा हमारे पास था एंगुलर मोमेंटम का हिसाब किताब। अब हमने हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, अच्छा अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने लोग मुझे दोबारा से बताने के लिए बोल रहे थे ना, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भाड़ में डालो, आप जो है ना सिर्फ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या है, भाई आप बोलोगे सर किसी भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी है, मैं बोलूंगा अच्छा फिर प्रॉपर्टी क्या कर रही है, कुछ कर भी रही होगी वो प्रॉपर्टी, आप बोलोगे सर वो प्रॉपर्टी है जो जिसकी मदद से बॉडी फोर्स को ओपोज करती है। भाई जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो फोर्स क्या चाहती है, वो ये चाहती है बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए। फोर्स की इस हरकत को रेजिस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज इनर्शिया। बस इसको आइडेंटिकल फोटोकॉपी कर दो ले जाके रोटेशन के अंदर। रोटेशन में बॉडी या तो गोल घूमती है या रेस्ट में होती है, रेस्ट में या रोटेट, रेस्ट में या रोटेट। तो अगर बॉडी रुकी हुई है, जैसे आपका पंखा है, पंखा मैंने मान लो अभी ऑफ किया हुआ है, समझना, पंखा मान लो मैंने अभी ऑफ किया हुआ है, इसके ब्लेड रेस्ट में है। मैं इन ब्लेड्स को अपने हाथ से घुमाता हूं तो मेरे ब्लेड जितने भारी होंगे, जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उनका ज्यादा होगा, उतना उन्हें घुमा पाना मुश्किल होगा। सिमिलरली मेरे ब्लेड्स अभी मूव कर रहे हैं, मान लो फैन ऑन हुआ है, समझ ना, फैन अभी ऑन है, चल रहा है, चालू कंडीशन में फैन, मैंने फैन को स्विच ऑफ कर दिया। अब फैन पहले क्या होगा, गोल 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 घूमेगा रुकने से पहले। ये जो गोल गोल घूम रहा है रुकने से पहले, ये ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अभी फैन के ब्लेड्स का मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो रोटेट करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सिमिलरली आपने देखा होगा जो आपके सीपीयू वगैरह के अंदर प्लास्टिक के ब्लेड्स वाला फैन होता है, आप जैसे ही बंद करते हो फौरन रुक जाता है क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एंगुलर बॉडी की प्रॉपर्टी है जो उसको क्या करती है, जो उसको रोटेट करने से मतलब आप उस पर टॉर्क अप्लाई करो रोटेट करने के लिए तो वो उसको रेजिस्ट कराएगी, ठीक है। या उसे रोटेट से रेस्ट में लाने के लिए करो तो वो उसे, मतलब वो दोनों कंडीशन को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। सिमिलरली मेरा बेटा हमारे पास इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए, ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा था ना, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर का फॉर्मूला, ये मेरा बेटा हमारे पास एक पॉइंट मास, यानी कि एक पॉइंट मास है ना, उसका ये फॉर्मूला है। अब आपके पास जो डिफरेंट बॉडीज हैं उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे थिन रॉड है, मैं आपको फर्क भी बताता हूं कि हमारे पास जो कह लो कि पॉइंट मास होता है और इन बॉडीज का ना फर्क क्या होता है। आसानी से समझ जाओगे, अभी आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं आ जाएगा इसके अंदर, देखो पहले मैं ये ले आऊं आपके पास सारे, नहीं भाई इतनी। इसी तरह से आप देखोगे तो फेडरल बोर्ड के अंदर भी यही सब चीजें मेंशन होगी, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। एक मिनट तो जरा फेडरल बोर्ड से एक और लाना है, वो भी ले।
एक और इसके अंदर मेरे बच्चे अपने पास जहन में रख लेना, एक आपके पास जो हॉलो स्फीयर होता है ना, ये आपके पास फील्ड स्फीयर है, एक जो हॉलो स्फीयर होता है उसका होता है 2/3 mr²। ठीक है, ये आपके फेडरल बोर्ड में लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। खैर, अब जरा यहां पे समझते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया क्या है, कोई भी एक प्रॉपर्टी जो किसी बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी रोटेट करते रहना चाहती है, या वो जो टॉर्क लग रहा है उसको रोकने के लिए उसको रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, सही हो गया सर। इनर्शिया का काउंटर पार्ट है एंगुलर डोमेन में। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब पॉइंट मास क्या होता है और ये कंटिन्यूअस मास क्या होता है, देखो ऐसे समझो। ये मान लो आपके पास एक पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उसका फॉर्मूला आपके पास था I = mr²। ठीक है, अब मान लो आपके पास यहां पे एक कोई रॉड है, दिस इज अ रॉड। अब ये जो रॉड है, ये देखो कितने सारे पॉइंट मासेस से मिलके बना होगा, ये सोचो जरा। देखो ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मासेस बना रहा हूं, ये ऐसे कितने सारे पॉइंट मासेस से मिलके बना है, ये बात समझ आ रही है। ये रॉड जो है इनफाइनाइट पॉइंट मासेस से मिलके बना है। तो इस पूरे रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो ये है 1/12 ml²। समझ आता है। सिमिलरली ये जो आपका थिन रिंग है, ये इसको हुप भी कहते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। सर ये तो वही पॉइंट मास वाला हो गया, नहीं, ये पूरा ड्राइव करके आया है, इसकी पूरी डेरिवेशन होती है, इंटीग्रेशन है इसके बैक एंड पे, आपके पूरे कोर्स में कहीं नहीं है ये इसकी डेरिवेशन शामिल। ठीक है, सॉलिड डिस्क और सिलेंडर, सॉलिड डिस्क और सिलेंडर, इसका क्या है 12 mr², सॉलिड डिस्क, या इसको आप सिलेंडर भी कह सकते हो। सिमिलरली आपका ये स्फेयर है, कौन सा स्फेयर है, फील्ड स्फेयर है। फील्ड स्फेयर का मतलब जैसे अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे हम मौजूद है, लेकिन अर्थ अंदर से खोखला थोड़ी है, खाली थोड़ी है। अर्थ के अंदर भी मिट्टी, पानी, डिफरेंट चीजें भरी हुई है ना, तो ये पूरा भरा हुआ स्फेयर है अंदर से। तो इसका क्या है 2/5 mr²। जैसे अर्थ बोलेगा तो हम ये कंसीडर करेंगे। ये जो 2/3 mr² लिखा है, ये क्या है, ये आपके पास हॉलो स्फेयर है। सर क्या हमें ये याद करने हैं, बिल्कुल याद करने हैं आपने, ये बिल्कुल याद करने हैं ये सारे के सारे। ठीक है, और जो जो नाम है वो सारे याद करने हैं आप। ठीक है, थिन रिंग, हुप एक ही चीज है, सॉलिड डिस्क या सिलेंडर ये एक ही चीज है आपके पास। स्फेयर जो आपके पास, सॉलिड स्फेयर भी कहते हो इसको आप, या फील्ड स्फेयर भी कहते हो इसको आप। ठीक है, वो एक चीज है। सिमिलरली आपके पास होलो स्फीयर एक चीज है। तो ये मेरा बेटा कभी कभार आपका एग्जामिनर यहां से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं ना, वो क्या कर रहा होता है, पूछ रहा होता है का। ठीक है, आगे चलते हैं और अब आपको मजीद कुछ चीजें बताता हूं। अब जैसे मेरा बेटा आपने यहां पे ना देखो एक दो चीजें पढ़ ली, क्या चीजें पढ़ ली आपने जरा समझिएगा, फिर हम इसके सवालात भी देखते हैं। आपने यहां पे मेरे बेटे देखो एक दो चीजें जो आपने पढ़ ली, वो आपने ये पढ़ ली कि जब कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसके बाद लीनियर एक्सीलरेशन आता है। सिमिलरली जब किसी बॉडी पे अनबैलेंस टॉर्क अप्लाई होता है तो उसके बाद एंगुलर एक्सीलरेशन आता है। फिर देखो आपने ये पढ़ा कि किसी बॉडी पे लगने वाली अनबैलेंस फोर्स जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी बॉडी पे लगने वाला अनबैलेंस टॉर्क जीरो हो गया, इसका मतलब उसका एंगुलर एक्सीलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब समझिएगा यहां पे एक बात, यहां पे मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर आप इसको पढ़ोगे तो सिंध को छोड़ के जितने भी बोर्ड की किताबें हैं उन सब के अंदर इक्विलिब्रियम का टॉपिक वेक्टर के अंदर दिया हुआ होता है। मैं जो है आपको ये टॉपिक यहां पे पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसकी जगह यही बनती है मेरे लिहाज से, और जितने अच्छे फिजिक्स के ऑथर हैं उनके लिहाज से भी यही जगह बनती है। ठीक है, अब देखो अनबैलेंस फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। सिमिलरली अनबैलेंस टॉर्क जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो। अब आपको बेसिक पता चल गई। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे। जब भी आपको कहा जाए ना कोई बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो उसका एक लाइन में मतलब यह है कि बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, बस खत्म। कभी भी आपसे कोई बोले कि यार आप बताओ बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है, आप बोलोगे वन लाइन मतलब कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है जनाबे वाला, जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है जनाबे वाला, जीरो है। अब देखो एक्सेलरेशन दो तरह का हो सकता है ना, या पहले और आसान करके समझ लो। एक्सेलरेशन के जीरो होने का क्या मतलब है, या तो बॉडी रेस्ट में होगा, या या बॉडी मूव कर रहा होगा, लेकिन मूव करते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, वो होगी यूनिफॉर्म। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है एक्सेलरेशन के जीरो होने की। अगर बॉडी रेस्ट के अंदर है, समझना, अगर बॉडी रेस्ट में है इसको आप कहते हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको आप कहते हो डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम।
देखो, ये दोनों बुनियादी डेफिनेशन उठी यहीं से। एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, बॉडी रेस्ट में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक्सेलरेशन जीरो, बॉडी मूव कर रही विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, समझ में आ गई यहां तक की बात। आगे चलें अब जरा, आप आगे चलते हैं भाई साहब। देखो, अब देखो मेरे बच्चे, आगे जब हम चलते हैं तो आगे हमारे पास क्या सूरत हाल आती है। आगे अपने पास आता है, अब देखो एक्सेलरेशन कितनी है, दो तरह की एक्सेलरेशन है। एक है लीनियर एक्सेलरेशन, एक है लीनियर एक्सेलरेशन, एक है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है तो हम कहेंगे बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। किसमें है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये सब आपने पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास में या 11 में। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, हम कहेंगे बॉडी किसके अंदर है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अब आपको सबका मतलब पता है, बॉडी किसमें है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? अनबैलेंस फोर्स बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग जीरो है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस का सम भी जीरो है, वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस का सम भी जीरो है, जेड एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस का सम भी क्या है? जीरो है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होती है तो बॉडी किस में आती है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अनबैलेंस टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बॉडी पे कोई अनबैलेंस टॉर्क नहीं लग रहा। जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जितना टॉर्क क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। यानी कि सिग्मा टॉ इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू जीरो। इसको आप कहते हो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब आपके पास सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जस्टिफाई होती है, सुनना गौर से, जब आपके पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जस्टिफाई होती है तो इसको हम कहते हैं बॉडी किसके अंदर है? बॉडी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और अगर दोनों कंडीशन जस्टिफाई हो जाए, फर्स्ट वाली भी हो जाए सेकंड वाली भी हो जाए, तो हम कहेंगे बॉडी किसके अंदर है? बॉडी है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। बॉडी किसमें है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम। सिमिलरली डायनामिक इक्विलिब्रियम की अभी सिर्फ अपने पास मिसालें नोट कर लेना। कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब किसी विस्कस मीडियम में फॉल करता है, अभी नहीं समझ में आएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, अभी सिर्फ नोट करेंगे। यहां पे जब भी नोट्स बना रहे हो नोट कर लेना। जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में फॉल करता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि वहां पे ड्रैग फोर्स वेट को इक्वेट कर रही होती है। सिमिलरली जब कोई पैराट्रूपर हवा में कूदता है वो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की क्या मिसाल है? आपकी टेबल पे अगर कोई किताब रखी हुई है तो भाई उसका फोर्स, उसका वेट कहां है कर रहा है? डाउनवर्ड। जो टेबल है उसका नॉर्मल रिएक्शन कहां है कर रहा है? अपवर्ड। तो किताब डिस्को डांस तो नहीं कर रही, किताब तो रुकी हुई है। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, बॉडी रेस्ट में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। पॉइंट समझ में आता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की मिसाल, आपके पास अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हुई जा रही है, अनबैलेंस फोर्स जीरो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की मिसाल, आपके घर में जो फैन है वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये आपके पास किसकी मिसाल है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि वहां पे अल्फा जीरो है। जब जब अल्फा जीरो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, जब जब ए जीरो है वो आपके पास क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहला रहा होगा। ठीक है, ठीक हो गया जनाबे वाला। यहां तक मुझे बता दो कि क्या इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तक सबको सारी चीज अच्छे से क्लियर होती है? बोलो हाँ या ना।